Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to study the same chapter, that is material cost, and उसमें जो first topic we are going to study, that is perpetual inventory system. So what is this? A system of records maintained by the controlling department which reflects the physical movements of stocks and their current balance. फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स मतलब क्या है? कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक जा रहा है उनका, ये सब होने के बाद बैलेंस कितना रह गया है आपके स्टोर में, वो सब को बोला जाता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. तो इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स बना के रखता है कि कितने स्टॉक्स आ रहे हैं, कितने स्टॉक्स जा रहे हैं, और अभी बैलेंस कितना है आना जाना होने के बाद. Thus, it is a system of ascertaining balance after every receipt and issue of materials, right? स्टॉक रिकॉर्ड्स में आप रेगुलरली उसको अपडेट करते रहते हो, कितना रिसीव हुआ और कितना आप लोगों ने मटेरियल इशू कर दिया है. इट इज डन टू फैसिलिटेट रेगुलर चेकिंग एंड टू अवॉइड क्लोजिंग डाउन ऑफ द फर्म फॉर स्टॉक टेकिंग. सी कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे स्टॉक कितना स्टॉक है, क्या है, उसको कैलकुलेट करने के लिए ना फर्म को क्लोज डाउन करना पड़ता है. सो अगर आप डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, सो यू डोंट हैव टू फेस अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू क्लोज डाउन योर फर्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेकिंग योर स्टॉक, राइट? टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स इज मेड बाय अ प्रोग्राम ऑफ कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग. एक्यूरेसी रहे करके क्या किया जाता है, जो भी आपका इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स होता है, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्टोर्स लेजर एंड बिन कार्ड, इन दोनों इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होता रहता है कंटिन्यूअस गैप में, कंटिन्यूअसली होता रहता है, ठीक है. सो ऑपरेशन ऑफ द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में बी एज फॉलोज. द स्टॉक रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड एंड अप टू डेट पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस आर मेड देयर, सो दैट आपका जितना भी करंट बैलेंस है, आपके पास मटेरियल का जितना भी करंट बैलेंस है वो आपको तुरंत ही पता चल सकता है, ठीक है. आप किसी भी टाइम पर आके अगर पूछोगे कि अभी कितना बैलेंस है, तो वो तुरंत पता चलता है, क्योंकि हर रिसीट और हर इशू के बाद बैलेंस वहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है. सेकेंड बोल रहा है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द स्टोर्स आर टेकन अप बाय रोटेशन फॉर फिजिकल चेकिंग. स्टोर में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, सो रोटेशन करके, मतलब आज हम लोग ये सेक्शन देखेंगे, कल हम लोग ये सेक्शन चेक करेंगे, ऐसे करके हर सेक्शन का फिजिकल चेकिंग हो जाता है. एवरी डे सम आइटम्स आर चेक्ड, तो उससे क्या हो जाता है ना, पूरे साल में हर आइटम 2-3 बार चेक हो गया रहता है. नेक्स्ट पॉइंट इज योर stores received but awaiting quality inspection are not mixed up with the regular stores at the time of physical verification. देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब गेट में एंट्री होता है उसके बाद वो कहाँ जाता है, मटेरियल को क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है. सो यहाँ पर वही बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट आपका क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद आ चुका है, उसके साथ हमें उस प्रोडक्ट को मिक्स नहीं करना है जिसका क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं हुआ है, right? Because entries relating to such stores have not yet been made in the stock records. Obviously, जिस मटेरियल का क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं हुआ है उसका एंट्री भी तो नहीं हुआ होगा, right? फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है द फिजिकल स्टॉक अवेलेबल इन द स्टोर आफ्टर काउंटिंग, वेइंग, मेजरिंग और लिस्टिंग इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बिन कार्ड्स, इन्वेंट्री टैग्स और एंड स्टॉक वेरिफिकेशन शीट्स. तो ये बोल रहा है कि स्टोर में ये आप जो काउंटिंग कर रहे हो रिसीट और इशू के बाद स्टोर में, उसके बाद कितना फिजिकल स्टॉक अवेलेबल है उसको वेट किया जाता है, उसका वेट लिया जाता है, मेजर किया जाता है, और उसको प्रॉपरली आपका जो भी स्टॉक रिकॉर्ड्स है, यानी कि बिन कार्ड्स है, इन्वेंट्री टैग्स हैं, स्टोर्स लेजर है, इन सब में प्रॉपरली उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, राइट? फिर देखते हैं और क्या बोला है. फिर बोल रहा है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम should not be confused with continuous stock taking. Continuous stock taking और perpetual inventory system ये दोनों सेम नहीं है. You have to understand this कि ये दोनों सेम नहीं है. Continuous stock taking ये perpetual inventory system का एक फीचर है, ठीक है, ये उसका एक
कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे दीपिका पादुकोण इज टॉल, लेकिन हम लोग दीपिका पादुकोण और टॉल को सेम चीज नहीं मान सकते हैं। टॉल क्या है? दीपिका पादुकोण का एक कैरेक्टरिस्टिक है। सिमिलरली कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, इट इज अ फीचर ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? द सिस्टम ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड्स एंड कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, whereas continuous stock taking means only the physical verification of the stock records with actual stocks। देखो, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या है? आप सिर्फ फिजिकली सारे स्टॉक रिकॉर्ड्स और जो एक्चुअल स्टॉक है उन सबको आप फिजिकली जाके वेरीफाई करते हो, ठीक है। लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री का मतलब क्या है? द सिस्टम ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड्स, जहां पर आप स्टॉक रिकॉर्ड कर रहे हो उसका सिस्टम, प्लस continuous stock taking। In continuous stock taking, physical verification is spread throughout the year। ठीक है, पूरे साल चलता रहता है। हर दिन आपको 10-15 आइटम रैंडमली लेना है बाय रोटेशन, अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने, और उसको चेक करना है, so that the surprise element in stock verification may be maintained and each item may be checked for a number of times every year। so that उससे क्या है ना, स्टॉक वेरिफिकेशन का जो भी सरप्राइज एलिमेंट होता है वो आपको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, या फिर ये चीज़ हम लोग का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और ऐसे ही आप हर दिन अगर 10-15 आइटम्स चेक करोगे तो पूरे साल में हर आइटम 2 से 3 बार चेक हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, द सरप्राइज एलिमेंट इज मिसिंग इन केस ऑफ पीरियोडिकल चेकिंग। अगर आप पीरियोडिकल चेकिंग कर रहे हो साल में एक ही बार, विच इज मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस डन एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उस केस में क्या होता है? दैट सरप्राइज एलिमेंट इज मिसिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है हमें एडवांटेजेस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, और ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अभी तक में हम लोगों ने पढ़ा, ये आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। सो ये जो टर्म है ना, ये क्या क्या एक्सप्लोर करता है? It explores physical stock verification at a fixed date or period during the year। अभी मैंने आपको बताया था कि जो periodical stock verification होता है वो in most of the companies it takes place at the end of the accounting period, या फिर उसी डेट के आसपास। ठीक है, 20-30 मार्च को होता है या फिर 31 मार्च को होता है, ऐसे ही होता है। So usually the system is opened in the following manner। इसमें क्या होता है ना, आपके पास कितना काम है, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, वो लोग एक पीरियड सेट करते हैं 5 या 7 दिन का, ड्यूरिंग विच ऑल द आइटम्स अंडर स्टॉक आर वेरीफाइड फिजिकली। सारे स्टॉक्स का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है और उतने टाइम को बोला जाता है कट ऑफ पीरियड। और इस टाइम में क्या होता है, स्टॉक आइटम का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ना कोई रिसीप्ट होता है, ना ही कोई इश्यू को परमिट किया जाता है। और क्या है, जितने भी आपके पास स्टॉक्स हैं उन सब के डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, उनके नेचर के हिसाब से उन सबको फिजिकली मेजर किया जाता है और उसको नोट डाउन करके रखा जाता है अपने सारे सारे रिकॉर्ड्स में, विच हैज़ टू बी साइंड बाय द ऑडिटर्स इफ दे आर प्रेजेंट इन स्टॉक वेरिफिकेशन। फिर क्या बोल रहा है, जो बिन कार्ड बैलेंसेस होते हैं उन सबको भी चेक किया जाता है और इनिशिएट किया जाता है। जनरली द फिजिकल बैलेंसेस एंड बिन कार्ड बैलेंसेस ऑफ वेरियस आइटम शुड बी सेम। जो फिजिकल बैलेंस होता है और जो बिन कार्ड का बैलेंस होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है, आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड, वर्कशीट्स आर काउंटर साइंड बाय द गोडाउन सुपरवाइजर्स। जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन खत्म हो गया ना, उसके बाद क्या किया जाता है, जो वर्कशीट्स होता है उनको काउंटर साइन किया जाता है। कौन साइन करता है? गोडाउन सुपरवाइजर जो है वो साइन करता है और स्टॉक को वेरीफाइड माना जाता है। देयर आफ्टर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस लिए बनाया जाता है? यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में फिजिकल बैलेंस और बिन कार्ड का बैलेंस सेम रहता है, लेकिन अगर उन दोनों बैलेंसेस में कोई डिफरेंस आता है तो उस केस में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, जहाँ पर फिजिकल और बिन कार्ड बैलेंसेस अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, देन द बैलेंस एज पर बिन कार्ड्स एंड एज पर स्टोर्स लेजर इज ऑल्सो कंपेयर्ड एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आर मेड टू शो द करेक्ट पोजिशन ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। तो
बिन कार्ड और फिजिकल बैलेंसेस का जो रिकन्सिलिएशन है वो बन जाने के बाद वो लोग बिन कार्ड्स और जो स्टोर लेजर्स हैं उन दोनों को भी कंपेयर करते हैं और अगर कुछ ज़रूरत है तो कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं और जो जितना स्टॉक फिजिकली अवेलेबल है आपके पास उतना एट द एंड ऑफ द ईयर बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर में भी रहता है. फाइनली द शॉर्टेजेस एंड एक्सेस स्टेटमेंट्स is prepared by the concerned departments and are placed before the higher management for their approval for adjustment. और फिर क्या होता है, जितना भी शॉर्टेज और एक्सेस स्टेटमेंट बनाया रहता है, जो डिफरेंस होता है, अगर एक्सेस होगा तो एक्सेस स्टेटमेंट है या फिर अगर शॉर्ट हो रहा है तो शॉर्टेज स्टेटमेंट है. ये कंसर्न डिपार्टमेंट्स प्रिपेयर करते हैं और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, जो हायर मैनेजमेंट होते हैं, उनको उनके सामने ये प्रेजेंट किया जाता है और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने के बाद उनके अप्रूवल को लिया जाता है. राइट. इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ABC एनालिसिस. ये बहुत ही सिंपल है. इसमें से आपको कभी कभी शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है और कभी कभी आपको MCQs भी आ सकते हैं. राइट. ABC एनालिसिस इज एन एनालिटिकल मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल. इसका बेसिक काम क्या है? बेसिक काम है इसका स्टॉक कंट्रोल, which aims at concentrating efforts on those items where attention is needed most. उन सारे आइटम्स पर ही आपको ज़्यादा एफर्ट डालना है जहाँ पर जिस आइटम को सबसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है. It is based on the concept that a small number of the items in inventory may typically represent the bulk money value of the total materials used in production or process. तो बेसिकली ये वही चीज़ बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारी मटेरियल्स हैं आपके पास, लेकिन उसमें से एक छोटा सा ऐसा पोर्शन होता है जो कि बहुत ज़्यादा मनी वैल्यू का होता है, बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है जिसका. जैसे कि मैं आपको हमारे सिलेबस का एग्जांपल दे सकती हूँ. लॉ एंड एथिक्स पेपर में आप लोग का एथिक्स जो है वो कितने मार्क्स का रहता है? वो बुक में तो दिया है 10 मार्क्स का, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर स्टडी करोगे तो उसमें से 18 या 19 मार्क्स का रहता है. आपको 10 पेज पढ़ना है जिसमें से आपको 18 या 19 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है. सो वो क्या है? एक छोटा सा हिस्सा है जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, को हम लोग चाह के भी स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक बल्क अमाउंट का मार्क्स रिप्रेजेंट करता है. सिमिलरली जो आपका स्टॉक रहता है उसमें एक छोटा सा ऐसा हिस्सा रहता है इन्वेंट्री का विच रिप्रेजेंट्स द बल्क मनी वैल्यू. ठीक है. सिमिलरली जो आपका कभी कभी क्या होता है, एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं लेकिन वो मनी वैल्यू का एक स्मॉल प्रोपोर्शन प्रेजेंट करते हैं. जैसे लॉ में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम लोग का जो सिलेबस है उसमें कंपनीज एक्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें से कम क्वेश्चंस आते हैं. डायरेक्टर का 15 मार्क्स आता ही आता है और उसके अलावा बाकी जो है ना वो बहुत सारा पढ़ने के लिए है, लेकिन उसमें से हार्डली आपको 20 to 25 मार्क्स पूछता है. ठीक है. सो अंडर दिस सिस्टम द मटीरियल्स स्टॉक्ड मे बी क्लासिफाइड इनटू अ नंबर ऑफ कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस. ठीक है. उनके इम्पोर्टेंस के हिसाब से जो मटेरियल स्टॉक्ड रहते हैं वो उन सबको एक नंबर ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है उनके इम्पोर्टेंस के हिसाब से. जैसे कि उनका वैल्यू क्या है या फिर वो कितना जल्दी उनको रीफिल करने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेप्लेनिशमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड. द फर्स्ट कैटेगरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए कैटेगरी. ठीक है. आप लोग जैसे देखते होंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप्स में बहुत सारी जगह पे आता है कि हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर का ABC एनालिसिस किया है, हम लोगों ने लॉ पेपर का ABC एनालिसिस किया है, ऐसे आता है ना, आप लोग देखते हैं हर जगह तो आजकल यही है. सो उसमें क्या होता है ना, जो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको पढ़ के ज़्यादा स्कोर कर सकते हो उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? ए कैटेगरी में रखते हैं, जिसको हमें कंप्लीट करना ही है एनी हाउ. बी कैटेगरी में क्या रहता है? वो चैप्टर्स जो कि थोड़ा सा कम वैल्यू का है लेकिन आता हर साल है. और सी कैटेगरी में क्या रहता है? जो कभी कभार पूछता है और कम वैल्यू का है. सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात हो रही है. द फर्स्ट कैटेगरी जिसको हम लोग ए बोल सकते हैं, दिस मे कंसिस्ट ऑफ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम्स हैंडल्ड. टोटल जितना आइटम आप हैंडल कर रहे हो उसका एक छोटा सा परसेंटेज है, बट कंबाइंड वैल्यू मे बी अ लार्ज पोर्शन ऑफ द टोटल स्टॉक वैल्यू. राइट.
जो कंबाइंड वैल्यू है वो हो सकता है कि एक लार्ज पोर्शन ऑफ द टोटल स्टॉक वैल्यू है। सेकेंड कैटेगरी जिसको हम लोग बी बोलते हैं वो क्या है, रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, मतलब ए के कंपैरिजन में उसका इंपॉर्टेंस रिलेटिवली कम रहता है। थर्ड कैटेगरी है जिसको हम लोग सी बोलते हैं, ऑल द रिमेनिंग आइटम्स ऑफ स्टॉक मे बी इंक्लूडेड विच आर क्वाइट लार्ज इन नंबर बट देयर वैल्यू इज नॉट हाई, राइट। थर्ड कैटेगरी है सी जिसमें कि बहुत सारा आइटम्स रहता है, जैसे कंपनी लॉ में बहुत सारा सेक्शन है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन उससे हम लोग का कम मार्क्स आता है, राइट। which are quite large in number but their value is not high। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें से हम लोग थोड़ा क्लियर हो पाएंगे। आई थिंक ये जो एग्जाम्पल है ना ये आप खुद भी समझ सकते हैं। 3 कैटेगरी है ABC, कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं तीनों कैटेगरी में ये हमें दिया है और टोटल है 1250। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो A कैटेगरी है उसका वैल्यू कितना है, 70,000 है, ठीक है, जो कि टोटल वैल्यू अगर 1 लाख है तो ये उसका 70% है। लेकिन सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं A कैटेगरी में ये जो 70,000 रुपीज़ है वैल्यू है, ये वैल्यू कितने नंबर ऑफ आइटम्स का है, ओनली 75 नंबर ऑफ आइटम्स का मिलाकर 70,000 वैल्यू हो रहा है। अगर हम लोग इसको आइटम्स के हिसाब से देखें तो ये टोटल आइटम्स का कितना परसेंटेज है, ओनली 6%, लेकिन मनी वैल्यू में ये 70% है, तो ये इसीलिए चला गया A कैटेगरी में। सिमिलरली B एंड C भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एडवांटेजेस दिया है ABC एनालिसिस का कि इसमें क्या हेल्प रहता है, क्लोजर एंड स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑफ दोज आइटम्स विच रिप्रेजेंट अ मेजर पोर्शन ऑफ टोटल स्टॉक वैल्यू, वो बहुत ही आप स्ट्रिक्ट कंट्रोल रख सकते हो। Investment in inventory can be regulated and funds can be utilized in the best possible manner। इसमें क्या है ना, आप फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो और इन्वेंट्री में जो आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो उसको भी आप प्रॉपरली रेगुलेट कर सकते हो। A class items are ordered as and when need arises so that the working capital can be utilized in a best possible way। तो A क्लास का जो आइटम होता है ना उसको तभी ऑर्डर किया जाता है जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों ने जस्ट इन टाइम का पढ़ा ही होगा ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, अगर नहीं पढ़ा है तो ये आगे है हम लोग पढ़ेंगे। फिर थर्ड पॉइंट में बोल रहा है सेविंग्स इन मटेरियल कॉस्ट विल बी रियलाइज्ड। अगर आपका जो इन्वेंट्री है उसके ऊपर आपका प्रॉपर पकड़ है, प्रॉपर कंट्रोल है, सो इन दैट केस यू कैन हैव सम सेविंग इन मटेरियल कॉस्ट। It helps in maintaining enough safety stock for C category of items। C category of item जो होता है ना जिसको आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है उसका ना आपके पास sufficient amount का safety stock रहता है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, साइंटिफिक एंड सिलेक्टिव कंट्रोल हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये आपका हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज योर VED एनालिसिस। VED क्या है, V फॉर वाइटल, E फॉर एसेंशियल, D फॉर डिजायरेबल। सो ये ना आपका जो इट इज़ यूज्ड प्राइमरीली फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स। जो आपका स्पेयर पार्ट्स होता है उसके कंट्रोल के लिए VED एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो ये जो स्पेयर पार्ट्स हैं उन सब का क्रिटिकलिटी टू प्रोडक्शन, मतलब उनका प्रोडक्शन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी नीड क्या है प्रोडक्शन में, उस बेसिस पर उनको 3 कैटेगरी में डाला जाता है। वाइटल मतलब क्या है, वाइटल मतलब है जिसका अगर थोड़े टाइम के लिए भी वो स्टॉक आउट हो गया ना तो उस केस में वो बहुत ही ज़्यादा स्टॉक आउट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये अगर नहीं है तो आपका फ्लो ऑफ प्रोडक्शन रुक सकता है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। फॉर अ कार असेंबली कंपनी इंजन इज अ वाइटल पार्ट। ठीक है, इंजन के बिना आप कोई भी असेंबली एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए ना कार असेंबली कंपनी के लिए बहुत ही वाइटल क्या है, इंजन। जैसे सिंपल सा चीज़ है, अगर आपको अकाउंट्स में जो 3 गोल्डन रूल्स नहीं पता है तो आप जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ ही नहीं सकते हो, राइट। जो तीनों अकाउंट्स के लिए हम लोग का गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सब अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग बिल्कुल फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ ही नहीं सकते हो, तो वो तो एसेंशियल ही है। सिमिलरली यहाँ पर उन्हीं सारे स्पेयर पार्ट्स की बात हो रही है
जिसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते, जिसका अगर आपके पास स्टॉक खत्म हो गया है तो प्रोडक्शन भी आपका बंद हो सकता है और उसका जो स्टॉक आउट कॉस्ट होता है वो बहुत हाई रहता है। स्टॉक आउट कॉस्ट मतलब क्या? स्टॉक खत्म हो जाने की वजह से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको इनकर करना पड़ता है, दैट इज लॉस इन प्रोडक्शन हो गया, या फिर आपको उसको दोबारा तुरंत मंगवाने का कॉस्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट इज योर एसेंशियल्स। एसेंशियल क्या है? द स्पेयर्स और मटीरियल एब्सेंस ऑफ विच कैन नॉट बी टॉलरेटेड फॉर मोर देन फ्यू आवर्स और अ डे एंड द कॉस्ट ऑफ लॉस्ट प्रोडक्शन इज हाई। तो ये बोल रहा है कि उन सारे स्पेयर्स और मटीरियल्स जिसके बिना आपका प्रोडक्शन कंप्लीटली बंद नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ घंटों के अंदर या फिर एक दिन के अंदर अगर आपके पास वो स्पेयर्स या मटेरियल्स नहीं पहुंचा, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ लॉस्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपका प्रोडक्शन बंद हो जाने की वजह से जो लॉस होता है वो बहुत हाई रहता है। एंड विच इज़ एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन टू कंटिन्यू। ये जो एसेंशियल होता है ना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है आपका प्रोडक्शन को चलाए रखने के लिए। जैसे कि एक कार असेंबली कंपनी के लिए इंजन उसका वाइटल पार्ट था, सिमिलरली उसके लिए टायर्स जो होते हैं ना, टायर्स एक बहुत ही एसेंशियल आइटम हो जाता है, क्योंकि अगर आप टायर्स उसका फिक्स नहीं कर पा रहे हो कार में, तो उसका असेंबली तो कंप्लीट ही नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हम लोग का डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल क्या है? ये वो सारी पार्ट्स हैं विच आर नीडेड बट देयर एब्सेंस फॉर इवन अ वीक और मोर ऑल्सो विल नॉट लीड टू स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि ये वो पार्ट्स हैं जिनका होना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो थोड़े दिनों के लिए अवेलेबल नहीं हो रहे हैं हमारे पास, तो उसकी वजह से हम लोग का जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है वो बंद नहीं होगा। इट विल नॉट लीड टू स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि कार असेंबली करते टाइम आपका सीडी प्लेयर या म्यूज़िक सिस्टम जो है वो अगर थोड़े दिनों के लिए नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं FSN एनालिसिस। ये क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द मटीरियल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट फ्रॉम इन्वेंट्री फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में हम लोग ये देखते हैं कि कितना फ्रीक्वेंटली वो पर्टिकुलर आइटम्स ख़त्म हो रहे हैं या उनको दोबारा रिप्लेनिश करने की ज़रूरत पड़ रही है। सो ये जो सारे आइटम्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ फास्ट मूविंग, सेकेंड है स्लो मूविंग एंड थर्ड है नॉन मूविंग बेस्ड ऑन देयर कंजम्पशन एंड एवरेज स्टे इन द इन्वेंट्री। ये कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? देखो, फास्ट मूविंग का मतलब है जो बहुत जल्दी खत्म होता है, ठीक है, तुरंत इन्वेंट्री से आपका चला जाता है, खत्म हो जाता है। और स्लो मूविंग क्या है? जो खत्म तो होता है लेकिन बहुत फास्ट नहीं होता है, बहुत जल्दी नहीं होता है, थोड़े दिन रह के धीरे धीरे उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। और नॉन मूविंग है जो कि आपकी इन्वेंट्री में महीनों तक पड़ा ही रहता है, जिसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये किन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है? फर्स्ट है कंजम्पशन एंड सेकेंड है एवरेज स्टे इन द इन्वेंट्री। जितना ज़्यादा आपका इन्वेंट्री में स्टे होगा उतना ही उसका कम मूवमेंट होगा, राइट। स्टे अगर ज़्यादा है, मूवमेंट विल बी लेस। तो इस एनालिसिस से क्या हेल्प होता है? जो स्टोर कीपर्स होते हैं या फिर जो परचेज डिपार्टमेंट हैं, दे हैव टू कीप द फास्ट मूविंग आइटम्स ऑलवेज अवेलेबल। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फास्ट मूविंग आइटम्स होते हैं ना, वो हमेशा हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ख़त्म होने को आ रहा है तो हमें उसको तुरंत ऑर्डर करना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग का फ्लो ऑफ प्रोडक्शन रुक ना जाए। एंड दे शुड ऑल्सो टेक नेसेसरी स्टेप्स टू डिस्पोज ऑफ द नॉन मूविंग इन्वेंट्री। जो नॉन मूविंग इन्वेंट्री होता है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स भी वो लोग ले पाए। नेक्स्ट आता है हम लोग का जस्ट इन टाइम सिस्टम। व्हाट इज जस्ट इन टाइम? ये जो सिस्टम है ना, ये बेसिकली एक जापानीज सिस्टम है जिसको पहले बोला जाता था टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, TPS बोला जाता था, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी है जो कि दैट स्ट्राइव्स टू इम्प्रूव अ बिजनेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका जो ROI रहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर वो लोग कुछ स्टेप्स हमें प्रोवाइड करते हैं।
जिसकी वजह से हम लोग हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें. They do it by reducing in-process inventory and associated carrying cost. तो इनका बेसिकली रहता है कि आपको जब ज़रूरत पड़ रहा है आप तब खरीद के लाओ. जैसे कि आप लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हो कि जब कोरोना नहीं था, ठीक है, लॉकडाउन से पहले की बात है, हम लोग क्या करते थे, हमें आलू चाहिए, हम लोगों को 1 हफ्ते के लिए चाहिए, हम लोग 1 हफ्ते के लिए खरीद कर लाते थे, राइट. और फिर ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा जाकर लाते थे. वो क्या था, अभी आने वाले हफ्ते के लिए हमें आलू की ज़रूरत है तो हम लोग ला रहे हैं. लेकिन अब क्या है, कभी लॉकडाउन हो जाए, कुछ हो जाए, इसीलिए हम लोग 2-3 हफ्ते के लिए आलू लेकर आ जा रहे हैं, ठीक है. सिमिलरली सेम इस एग्जाम्पल को आप लोग समझो तो आपको ये JIT का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा. इसका नाम क्या है, जस्ट इन टाइम. मतलब जस्ट इन टाइम, जब आपको ज़रूरत है एग्जैक्टली उसी टाइम पर हम लोग उसको ले आएंगे. Inventory is seen as incurring cost or waste instead of adding and storing value, contrary to traditional accounting. तो यहाँ पर क्या है ना, वो लोग इन्वेंट्री को एक incurring cost के हिसाब से देखते हैं और या फिर एक वेस्टेज के हिसाब से देखते हैं. तो इसीलिए उनका ये मानना है कि हम लोग बार बार अगर स्टोर में ऐड करते रहेंगे तो हम लोग का जो एक्स्ट्रा इन प्रोसेस इन्वेंट्री है वो बढ़ता जाएगा और एक्स्ट्रा कॉस्ट हम लोग इनकर करते जाएंगे, क्योंकि हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं इन्वेंट्री में, फिर चाहे हमें उसकी ज़रूरत पड़े या नहीं पड़े. तो ये क्या होता था, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में ऐसा किया जाता था. लेकिन जस्ट इन टाइम में वो लोग क्या बोलते हैं कि द राइट मटीरियल एट द राइट टाइम, जो मटीरियल आपको चाहिए जब आपको चाहिए, एट द राइट प्लेस, जहाँ पर आपको चाहिए, एंड इन द एग्जैक्ट अमाउंट. मतलब आपको फॉर एग्जाम्पल आलू पराठा बनाना है, उसके लिए आप आलू लेकर आ रहे हो, तो आपको अगर 10 पराठा बनाना है, आप उसके लिए 1 kg आलू लेकर आ रहे हो, तो दैट इज़ फाइन. मतलब जितना चाहिए आपको, जब चाहिए, जितने क्वांटिटी का चाहिए, एग्जैक्ट क्वांटिटी का चाहिए और जहाँ पर चाहिए, इन सबको बैलेंस करके आपको जब चाहिए तभी आपको ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है. दैट इज़ योर जस्ट इन टाइम. The advantages of just-in-time system are as follows. Increased emphasis on supplier relationship. देखो इसमें सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो ये है कि अभी आपको चाहिए तुरंत, लेकिन आपका जो अगर सप्लायर है वो अगर आपको नहीं सप्लाई कर पा रहा है, देन आपके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, राइट. तो इसीलिए यू हैव टू बिल्ड अ प्रॉपर रिलेशनशिप विद द सप्लायर, सो दैट आप जब भी बोलो कि मुझे तुरंत इतने क्वांटिटी का मटेरियल इस जगह पे इतने टाइम पे चाहिए, तो योर सप्लायर शुड बी एबल टू प्रोवाइड यू विद दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एट राइट टाइम. अ कंपनी विदाउट इन्वेंट्री डज नॉट वांट अ सप्लाई सिस्टम प्रॉब्लम दैट क्रिएट्स अ पार्ट शॉर्टेज ना हो, इसीलिए यू हैव टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर. नेक्स्ट है, supplies come in at regular intervals throughout the production day. Supply is synchronized with the production demand and the optimal amount of inventory is on hand at any time. तो ये बोल रहा है कि जब भी आपका प्रोडक्शन चल रहा होता है तो रेगुलर इंटरवल में आपको जो मटेरियल है उसका सप्लाई आपको मिलता ही रहता है. तो ये जो सप्लाई है ना, उसको आपका प्रोडक्शन डिमांड जितना है उसके साथ बैलेंस करके उनका एक इक्वेशन फॉर्म किया जाता है और उसके साथ उसको सिंक्रोनाइज किया जाता है, उसके साथ उसको मेंटेन किया जाता है प्रॉपरली, सो दैट हमेशा आपके पास एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री ही अवेलेबल होता है. When parts move directly from the truck to the point of assembly, the need for storage facility is reduced. देखो अगर आप तुरंत ही उसको लेकर आओगे, सप्लायर से मंगवाओगे, और आप इमेजिन करो इसको, ठीक है, ये आपका फैक्ट्री है एंड ये आपका गेट है, ठीक है. सप्लायर यहाँ से आया, गेट में एंट्री करवाया और तुरंत वो फैक्ट्री में आपको सामान डिलीवर कर रहा है, तो इससे आपका क्या बच रहा है, ऑब्वियसली आपका जो कैरिंग कॉस्ट है, इन्वेंट्री कॉस्ट है, वो बच रहा है. स्टोरेज फैसिलिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है आपको, या फिर थोड़ा बहुत स्टोर अगर आप कर भी रहे हो तो आपका जो स्टोरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, इन्वेंट्री कॉस्ट है, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जा रहा है. JIT system also reduces the working capital requirements as very little inventory is maintained. बहुत कम इन्वेंट्री आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है,
तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी रिड्यूस कर देता है। मिनिमाइज द स्टोरेज स्पेस ऑब्वियसली। नेक्स्ट है रिड्यूसेस द चांस ऑफ इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस और डैमेज। इन्वेंट्री में जैसे हम लोग देखते थे पहले कि कोई सामान आप ला कर रखे हो लेकिन आप यूज़ नहीं कर पाए हो, ये आउटडेटेड हो गया या फिर डैमेज हो गया, स्पॉइल हो गया, उस केस में आपका वो उतना लॉस हो जाता है। लेकिन JIT सिस्टम में क्या है, इस चीज़ की तो गुंजाइश ही नहीं उठती है। नेक्स्ट इज योर ITR, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। So, inventory turnover signifies a ratio of the value of materials consumed during a given period to the average level of inventory held during that period. अभी तक तो हम लोगों ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। सो आई होप ये चीज़ अगर आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें गिवन है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। और ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है आपको एक पर्टिकुलर आइटम का स्पीड ऑफ मूवमेंट देखना है। स्पीड ऑफ मूवमेंट मतलब क्या है, अगर हाई टर्नओवर रेशियो है इसका, दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर इन्वेंट्री है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है विथ अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है और ये जो आइटम है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन में। कंप्यूट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप एवरेज स्टॉक हेल्ड निकाल सकते हो। एवरेज स्टॉक कितना होगा, 26,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 13,000। ठीक है, और क्या है, मटेरियल कंज्यूम्ड आपको दिया है 78,000, तो आपका ITR कितना हो जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इट विल बी 78,000 डिवाइडेड बाय 13,000। ये कितना आ जाएगा, 13 6 78 हो जाएगा 6 टाइम। ठीक है, समझ में आ गया। आज का ये जो क्लास है यहीं तक रखते हैं और आने वाले क्लासेस में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स एंड इशूड ये सब हम लोग देखेंगे और उसके बाद जितने बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं वो सब कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और इसे मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल द विडी टर्टल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।